तो स्वागत है आपका पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली क्लास में जो है वो अपन इंडियन हिस्ट्री जो है वो शुरू किए थे, और इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो है वो देखें, पहली क्लास में अपन ने इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो रखी थी कि हिस्ट्री को जो है वो कैसे पढ़ा जाएगा, एंशंट, मिडाइवल और मॉडर्न, क्या अप्रोच जो है वो रहेगी, और अपन को एसएससी के हिसाब से जो है वो पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे ये आपको जो है वो बताए थे। और शुरू जो है वो की थी अपन ने मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, मॉडर्न इसलिए जो है वो अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि मॉडर्न से जो है वो ज़्यादा जो है वो सवाल लगते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसलिए अपन पहले मॉडर्न पढ़ेंगे, उसके बाद एंशंट पढ़ेंगे और फिर मिडाइवल पढ़ेंगे। और इन तीनों का आपस में इंटरलिंक नहीं है। आपने एंशंट मिडाइवल नहीं पढ़ रखी है तो भी आपको मॉडर्न समझ में आ जाएगी, और एंशंट नहीं पढ़ रखी है तो मिडाइवल समझ में आ जाएगी। तीनों सेक्शन जो है वो अलग अलग हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो अपन ने ये पढ़ा था, देखें, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें अपन ने ये पढ़ा था, मैंने ये बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो शुरुआत होती है कि मुग़लों का जो है वो पतन होता है। भारत में जो रियासतें वगैरह थी, जैसे बंगाल वगैरह हो गई, पंजाब हो गई, मैसूर हो गई, इनका जो है वो राइज होता है। और तीसरा, यूरोपियंस का जो है वो भारत में आगमन होता है, और फिर कैसे जो है वो ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया के ऊपर जो है वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और फिर जो है वो अंततः अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित होती है। ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश करके और फिर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो कैसे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ब्रिटिशर्स की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, क्या सोशल पॉलिसीज़ थी, क्या जो है वो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो उनकी नीतियाँ थी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और फिर आज़ादी का आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन जिसको अपन कहते हैं, जो 1857 से शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। तो ये इस क्रम में जो है वो अपन को हिस्ट्री पढ़नी है। और शुरुआत अपन ने की थी, देखें, मुग़लों का पतन। मुग़लों का पतन ये अपना चैप्टर 1 था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। देखिए, 2-5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आगे पढ़ेंगे अपन। डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर में अपन ने ये पढ़ा था कि मार्च 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है। औरंगज़ेब की डेथ के जो है वो तुरंत बाद उसके जो 3 बेटे थे, मुअज्जम, मोहम्मद आज़म और मोहम्मद कामबख्श, इनके बीच में सत्ता प्राप्ति को लेकर के एक वॉर लड़ी जाती है। युद्ध का नाम था जून 1707 में जाजो का युद्ध। अब हालांकि देखें, कभी जाजो का युद्ध पूछा नहीं है, पर एक फैक्ट है, याद रखिएगा कि जाजो का युद्ध कब लड़ा गया, जून 1707 में। मार्च 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है, और जाजो के युद्ध में जो है वो उसके 3 बेटे जो थे, मुअज्जम, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद कामबख्श, ये तीनों आपस में लड़ते हैं, और मुअज्जम ने अपने दोनों भाइयों की हत्या कर दी और मुग़ल बादशाह जो है वो बनता है। अब याद यहाँ पर ये रखना है, देखें, कि मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से जो है वो मुग़ल बादशाह बनता है। और देखें, औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुग़ल एम्परर हुए हैं, ये मैंने पहले भी कहा कि इनके समय में कोई आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई इमारत वगैरह नहीं लिखी जो है वो बनाई गई, कोई स्पेसिफिक किताब नहीं लिखी गई जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो नाम याद रखना है, बहादुर शाह फर्स्ट। अगर कभी कोई पूछ ले कि बताइए औरंगज़ेब के बाद नेक्स्ट मुग़ल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जहांदर शाह का नाम आया था। जहांदर शाह का टाइम पीरियड 12 से 13 था। उसके बाद जो है वो फ़ारूक शेर का नाम आता है। फ़ारूक शेर में केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है जो अपन ने पढ़ी थी कि 1719 में फ़ारूक शेर ने मराठों के साथ में दिल्ली की संधि जो है वो साइन की थी। और दिल्ली की संधि में जो है वो मराठों को चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 टैक्स वसूलने के जो है वो अधिकार दिए गए थे। तो टैक्स के नाम याद रख लेना, चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 टैक्स दिए गए थे वसूलने के टोटल अधिकार। और यहीं से मराठों ने राइज करना शुरू किया। मराठों के जो पेशवा थे, अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो पेशवा आए थे वो बालाजी विश्वनाथ थे, और बालाजी विश्वनाथ ने फ़ारूक शेर के साथ में 1719 में दिल्ली की संधि साइन की थी, ट्रीटी ऑफ दिल्ली साइन की थी। और इससे मराठों का इकोनॉमिक राइज होता है, और उन्होंने इतना पैसा कमाया, लूट वगैरह जो है वो की, रियासतों से पैसा वसूलना शुरू किया। और उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक राइज होता है, तो उससे जो है वो उनका सेना वगैरह मजबूत होती है, वो आर्म्स वगैरह जो है वो खरीदते हैं, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट जो है वो होता है उनका। और फिर आगे अपन पढ़ते हैं कि मराठा एक शक्तिशाली शक्ति जो है वो बन करके उभरते हैं इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो आते थे कि मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ से अपन को जो है वो पढ़ना है। देखें,
मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए एसएससी ने प्रश्न ये पूछा कि मोहम्मद शाह रंगीला, प्रश्न ये पूछा गया कि बताइए रंगीला नाम से जो है वो कौन सा मुगल बादशाह जो है वो हुआ है। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह नाम का जो है वो व्यक्ति था, इसी को रंगीला कहते थे। रंगीला इसलिए कहते थे क्योंकि देखें ये केवल और केवल नशे के अंदर लिप्त रहते थे, शराब नशे के अंदर, इसीलिए भाई के नाम में ही जो है वो जुड़ गया रंगीला। अब एक चीज़ क्या याद रखनी है, देखें इसके समय में 1720 के अंदर इसने एक टैक्स लगता था, देखें जजिया टैक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जजिया टैक्स, इसको क्या किया, इसको प्रतिबंधित किया, ठीक है, प्रतिबंधित किया, बैन किया। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा कि 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जजिया कर को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। इन 1720 मोहम्मद शाह रंगीला बैंड जजिया टैक्स। अब तो आपसे एसएससी ये पूछ सकती है कि बताइए इंडिया के अंदर जो है वो परमानेंटली जजिया को जो है वो बैन किसने किया, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। किस ईयर में जो है वो किया, 1720 में। अब देखें जजिया की अगर अपन बैकग्राउंड की बात करें, इसकी जो है वो हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो ये जो टैक्स था, देखें जजिया टैक्स, ये पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। अब ये आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जजिया को जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया, हु इंट्रोड्यूस्ड जजिया फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो मोहम्मद बिन कासिम इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अभी जजिया क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। तो भारत में पहली बार इसने लगाया था, और मोहम्मद बिन कासिम वो पहला व्यक्ति था जिसने 712 एडी के अंदर भारत पर जो है वो क्या किया था, हमला किया था। 712 एडी, एडी का मतलब है एना डोमिनी। तो इसी ने भारत में पहली बार जजिया लगाया। उसके बाद देखें मिडाइवल हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, इन भाई साहब का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने पर्टिकुलर ब्राह्मणों के ऊपर जो है वो क्या लगाया था, जजिया टैक्स लगाया था। तो जजिया टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर लगाया मिडाइवल के अंदर, ये भी नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखें तो फिरोज शाह तुगलक स्टेटमेंट क्या बनेगा, फिरोज शाह तुगलक इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया। देखिए अकबर ने जजिया टैक्स को जो है वो क्या किया, समाप्त किया। तो ये आप याद रखिएगा, अगर कोई पूछे आपसे कि मिडाइवल में जजिया कर किसने समाप्त किया, तो अकबर के द्वारा जजिया टैक्स जो है वो समाप्त किया। हालांकि आगे जाकर के देखें औरंगजेब री इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स, औरंगजेब री इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स, औरंगजेब के द्वारा दोबारा से जो है वो वापस जो है वो जजिया लगाया जाता है। और जब फिर औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो इसको परमानेंटली 1720 के अंदर जो है वो एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया, किसके द्वारा, मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। तो याद ये रखना है कि परमानेंट 1720 के अंदर ख़त्म हो गया, जजिया जो है वो पूर्णतः समाप्त हुआ। हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया इंट्रोड्यूस किया, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया वसूला। फिर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर जो है वो जजिया लगाया, आपको ये याद रखना है। अकबर ने जो है वो जजिया टैक्स को परमानेंटली ख़त्म किया, अकबर ने इस टैक्स को ही जो है वो ख़त्म कर दिया। अकबर ने कहा कि मैं जजिया नहीं वसूलूंगा, और औरंगज़ेब ने जो है वो वापस जो है वो देखें जजिया लगाया। अब समझना ये है कि देखें ये जजिया टैक्स है क्या, और परमानेंटली 1720 में जो है वो ख़त्म हो गया था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। देखें जजिया क्या है बेसिकली, कि ये जो टैक्स है जजिया टैक्स, जजिया टैक्स ये एक पॉलिटिकल टैक्स है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये कैसा टैक्स है, इट इज़ अ पॉलिटिकल टैक्स, यह एक राजनीतिक कर है। देखिए राजनीतिक कर का मतलब क्या है, और ये लगता है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। किन के ऊपर लगता है ये, नॉन मुस्लिम्स, हिंदी में क्या कहेंगे, गैर मुस्लिम। तो जजिया गैर मुसलमानों पर जो है वो लगता है,
ये जो है वो एक पॉलिटिकल टैक्स है। लेकिन पॉलिटिकल टैक्स का मतलब क्या है कि देखिए, मिडाइवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उस समय जितने भी मुस्लिम शासक हुआ करते थे, जैसे 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है तो वो पहला मुस्लिम शासक था। तो मुस्लिम शासक ये कहते थे कि भाई हमारी सेना समाज में जो है वो सबकी रक्षा जो है वो करती है, और समाज के अंदर जो है वो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो उनका ये कहना था कि चूंकि हमारी सेना समाज के अंदर मुसलमानों के साथ साथ सबकी जो है वो रक्षा करती है, सबकी सुरक्षा जो है वो करती है, तो इसके बदले में जितने भी नॉन मुस्लिम्स होंगे वो बादशाह को या सुल्तान को जो है वो टैक्स पे करेंगे। गैर मुसलमान जो है वो बादशाह और सुल्तान को एक टैक्स देंगे, उसी टैक्स को जो है वो क्या कहते थे, जजिया जो है वो कहते थे। तो याद रखिएगा, जजिया जो है वो एक धार्मिक कर नहीं था, जजिया जो है वो एक पॉलिटिकल टैक्स हुआ करता था, जजिया जो है वो एक राजनीतिक कर हुआ करता था। कई लोग इसको रिलीजियस टैक्स मानते हैं, पर ये रिलीजियस टैक्स नहीं था, ये शुद्ध जो है वो पॉलिटिकल टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर इम्पोज जो है वो होता था। तो बस यही बात है जजिया की। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा कि जजिया वॉज अ पॉलिटिकल टैक्स विच वॉज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स। जजिया एक राजनीतिक कर था जो गैर मुस्लिम, ठीक है, ये मुस्लिम गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। तो परमानेंट इसको ख़त्म किया 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने इसको परमानेंटली ख़त्म किया। औरंगज़ेब ने वापस इसको री इंट्रोड्यूस किया, पुनः जजिया वसूला, और फिर इंडिया से परमानेंटली ख़त्म हो गया ये। अब देखें, ये तो एक बात हुई। इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, देखें ये रंगीला भाई साहब के समय में जिनका टाइम पीरियड है 1720 से 48। देखिए, टाइमलाइन याद रहे तो भी ठीक, ना याद रहे तो भी ठीक, एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, तो इसका अपन को जो है वो तनाव नहीं लेना है। अब मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आप एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, देखें इसके निकम्मेपन और नाकारापन का जो है वो पता चलता है कि 1739 में, देखें इंडिया का अगर अपन मैप देखें तो दिल्ली है इधर नॉर्थ में, ये इधर आज का जो है वो पाकिस्तान, और इधर एक देश पड़ता है ईरान। तो ईरान का उस समय शासक हुआ करता था नादिर शाह, ठीक है, ईरान का क्या हुआ करता था, नादिर शाह। अब नादिर शाह देखें योग्य शासक था, और वो लगातार जो है वो अपने साम्राज्य का जो है वो विस्तार कर रहा है। तो नादिर शाह जो है वो हमला करते करते आता है कहाँ पर, दिल्ली। और यही सवाल एसएससी ने कई दफ़े पूछा है कि बताइए नादिर शाह ने दिल्ली पर जो है वो हमला कब किया। तो आपको याद रखना है, नादिर शाह अटैक्ड ऑन दिल्ली इन 1739 ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। अब देखें, अब नादिर शाह दिखती बात है हमला कर रहा है, तो देखें लूट के उद्देश्य से ही जो है वो कर रहा है। इसका पर्पस ये है कि दिल्ली से जो है वो खूब जो है वो पैसा, हीरे जवाहरात, धन दौलत जो है वो यहाँ से लेकर के जाना है। अब किताबों में ये लिख रखा है, देखें नादिर शाह दिल्ली के अंदर लूट मचाता है और कत्लेआम करता है। कितने दिनों तक, 57 डेज तक, लगभग 2 महीने तक नादिर शाह ने दिल्ली के अंदर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से लूट की, ज़बरदस्त तरीके से जो है वो लोगों को जो है वो इसने कत्लेआम जो है वो किया, आम आदमियों को जो है वो मारा इसने और इसकी सेना ने। और ये सिलसिला 2 महीने तक चलता है। और रंगीला भाई साहब जो थे, जो कि उस समय लाल किले में बैठे रहते थे, इनसे कुछ भी जो है वो नहीं हुआ, ठीक है, परिस्थितियाँ इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं हुई। ईरान से एक व्यक्ति आकर के दिल्ली में, जो कि मुग़ल बादशाह का गढ़ है, वहीं पर हमला करके जो है वो इनको लूट करके जो है वो चला गया। और तो इससे पता चलता है कि इनके निकम्मेपन और नाकारापन का जो है वो ये। अब याद ये रखना है, देखें नादिर शाह हीरे जवाहरात, रुपया पैसा, धन दौलत तो लेकर के गया ही गया खूब सारा दिल्ली से। मेन 2 चीज़ें आप याद रखिएगा, देखें नादिर शाह, एक तो कोहिनूर हीरा, कैसा हीरा, कोहिनूर डायमंड, ये अपने साथ लेकर के जो है वो गया था। तो नादिर शाह टुक कोहिनूर डायमंड विद हिम टू ईरान। नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा ईरान लेकर के गया। दूसरी बात देखें, एक सिंहासन था जिसका नाम था तख्त ए ताउस, सिंहासन, और इसको जो है वो मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कंस्ट्रक्शन या इसका निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां
जहान। तो शाहजहां ने जो है एक देखें एक कुर्सी थी, सिंहासन था जिसमें हीरे जवाहरात वगैरह जड़े हुए थे, एक भव्य जो है वो कुर्सी थी। तो नादिर शाह भाई साहब को जो है वो ये पसंद आ गई। तो नादिर शाह रुपया पैसा धन दौलत तो लेकर के गए, ये अपने साथ में यहाँ से कोहिनूर हीरा लेकर के गए और एक तख्ते ताऊस सिंहासन को भी जो है वो अपने साथ, ठीक है, ईरान जो है वो लेकर के गए। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। 1739 में नादिर शाह ने हमला किया, 57 डेज तक लूट की। आपसे एसएससी ईयर पूछेगी और ये पूछा एसएससी ना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो 1739 जो है वो ईयर याद रखना है। शासक का नाम पूछे तो मोहम्मद शाह रंगीला भाई साहब हुआ करते थे, और जो है वो अपने साथ कोहिनूर हीरा 57 दिन तक लूट की और तख्ते ताऊस सिंहासन लेकर के गए। तख्ते ताऊस सिंहासन को ही मयूर सिंहासन कहते हैं, और इसका कंस्ट्रक्शन या इसका निर्माण जो है वो करवाया था बिल्ड बाय शाहजहां। अब देखें ये चीज़ें चल रही थी, ईरान वाले जो है वो लूट करके जो है वो जा रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है, देखें रंगीला के बाद, तो रंगीला के बारे में आपको दो ही बातें याद रखनी है। एक तो भाई साहब ने जजिया टैक्स को जो है वो बैन किया 1720 के अंदर, और दूसरी बात जो है वो 1739 के अंदर जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसके समय में दिल्ली पर हमला किया। अब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगला मुगल बादशाह बनता है अहमद शाह। अहमद शाह का टाइम पीरियड है 1748 से 1754। अच्छा एक चीज़ और देखें, अहमद शाह के बारे में पढ़ें उससे पहले ये जो है नादिर शाह, आप ये याद रखिएगा कि जो नादिर शाह है इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन। अब नेपोलियन क्या है, देखें अगर आप कभी इंग्लिश में क्या कहेंगे, ईरान नेपोलियन। अगर आप कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, फ्रेंच रेवोल्यूशन में नाम आता है देखें नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत योग्य जो है वो नेतृत्व करता हुआ है, एक जो है वो बहुत योग्य जो है वो लीडर जो है वो हुआ है, जिसका फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है वो अपन पढ़ते हैं फ्रांस के अंदर जो है वो हुआ है। तो वो बड़ा योग्य था। तो हिस्टोरियंस ने क्या किया है कि जैसे फ्रांस के अंदर जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट हुआ है, तो उसकी तुलना जो है वो ईरान में जो है वो नादिर शाह से की है कि जैसे फ्रांस में इतना जो है वो योग्य नेपोलियन था, तो वैसे ईरान के अंदर जो है वो योग्य जो है वो नादिर शाह। तो अगर कभी आपसे एसएससी पूछ ले कि ईरान का नेपोलियन जो है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं नादिर शाह को। जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, देखें एंशिएंट, तो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर एक आते हैं समुद्रगुप्त। तो हिस्टोरियंस ने जो है वो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को जो है वो कहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो नेपोलियन और समुद्रगुप्त जो है वो ये दोनों योग्य जो है वो थे। तो तुलना जो है वो की गई है, हिस्टोरियंस जो है वो इतिहासकार जो है वो करते हैं। तो इन भाई साहब को जो है वो ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपन अहमद शाह के ऊपर। ठीक है, देखें ये जो अहमद शाह है, अहमद शाह जो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद बन रहे हैं क्या, मुगल बादशाह, इनका टाइम पीरियड है 1748 से 54। अब ये भी कोई देखें बहुत ज़्यादा योग्य नहीं है। इनके समय में ये जो नादिर शाह है देखें, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं, जो अपने साथ कोहिनूर हीरा वगैरह लेकर के गया, इसका देखें बेटा हुआ करता था, सन हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, देखें ये नाम याद रखिएगा, आगे इस नाम का जिक्र होगा जब अपन मराठे पढ़ेंगे। अहमद शाह अब्दाली। अब नादिर शाह लगातार दिल्ली के ऊपर जो है वो हमले कर रहा है, और इसका बेटा है अहमद शाह अब्दाली। मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा है कौन, अहमद शाह। देखें ये अहमद शाह और ये अहमद शाह अब्दाली दोनों अलग अलग है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये नाम एक है, व्यक्ति जो है वो अलग अलग है। अब्दाली जो है वो नादिर शाह का बेटा है, और ये अहमद शाह जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो है वो अगला मुगल बादशाह है। अब ये भाई साहब भी देखें इस अहमद शाह के समय में दिल्ली पर अपने आक्रमण की नीति को जारी रखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भी जो है वो लगातार जो है वो भारत पर हमले जो है वो किए, लूट की नीति को जो है वो जारी रखा, और इनके बस का जो है वो कुछ नहीं था कि हालात और परिस्थितियों को नियंत्रण में कर लें। अब याद क्या रखिएगा आप कि ये जो अहमद शाह है इसको कहते हैं युग का मोती। युग का, इतिहासकारों ने इसको ये उपाधियां दी है, और एक इसको उपाधि कहते हैं दुर ए दुर्रानी। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि युग का मोती किस शासक को जो है वो कहते हैं, तो अहमद शाह अब्दाली को कहते हैं। और दुर ए दुर्रानी जो है वो किसको कहते हैं, ये भी अहमद शाह अब्दाली को कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, नादिर शाह को जो है वो कहते हैं।
और अहमद शाह अब्दाली ने भी जो है वो दिल्ली पर लगातार अपने आक्रमण जो है वो जारी किया। हालांकि देखें इसके ऊपर कुछ सवाल नहीं बनता है, ठीक है, सवाल केवल ये बनता है कि व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, तो ईयर याद रखना है 1739, और किसके समय में जो है वो इसने इन्वेड किया, हमला जो है वो किया, अटैक किया, तो वो इसने किया मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। और अपन को कुछ याद नहीं रखना है, और एक तख्त ताउस और डायमंड याद रख लेना, कोहिनूर, और यही कोहिनूर हीरा आगे जाकर के बाद में रणजीत सिंह जी को प्राप्त होता है, जो अपन पंजाब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब देखें ये जो अहमद शाह था, ठीक है, इसके बाद अगला मुगल बादशाह बनते हैं आलमगीर सेकंड। क्या नाम है साहब? आलमगीर सेकंड। टाइम पीरियड है 1754 से 59। अब देखो मोहम्मद शाह रंगीला हो गया 1720 से 48। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में जो है वो आपके 48 से 54 तक जो है वो अहमद शाह भाई साहब हो गए। और अहमद शाह के बाद जो है वो अगले आते हैं कौन? आलमगीर सेकंड है। देखिए आलमगीर सेकंड के बारे में कोई इसके समय में इमारत नहीं बनी है, कोई इसके समय में कोई लिटरेचर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, कोई मेजर वॉर नहीं लड़ी गई है, ये खुद जिसमें इसने खुद ने जो है वो लड़ी हो, ठीक है, ये सब निकम्मे प्रवृत्ति के थे। आपको केवल ये याद रखना है, देखें अभी के लिए आप एक फैक्ट याद रखें, इसके समय में 1757 में एक बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्लासी का युद्ध। देखें प्लासी के युद्ध में ये बिल्कुल भी नहीं था, ना इसका कोई लेना देना है प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध बंगाल के अंदर हुआ था। अभी जस्ट अगली क्लास में या उसके अगली क्लास में अपने आ जाएगा, जब अपन बंगाल चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कैसे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में जो है वो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ी जाती है। तो अपन को केवल ये याद रखना है कि प्लासी युद्ध के समय मुगल एम्परर कौन हुआ करते थे, तो वो हुआ करते थे आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड का प्लासी से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये केवल इस युद्ध के समय मुगल बादशाह हुआ करते थे। तो अगर कभी कोई आपसे ये पूछ ले कि ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी हु वॉज मुगल एम्परर, तो आलमगीर सेकंड। प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो आलमगीर सेकंड। हाँ, प्लासी का युद्ध क्या है ये जस्ट अभी अपने नेक्स्ट क्लास में जब अपन बंगाल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्लासी का युद्ध अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था और क्या क्या उसमें हुआ था, वो वहाँ पर देखेंगे अपन। तो ये हो गया। अब देखें 1759 में जब आलमगीर सेकंड की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद अगला जो है वो एम्परर बनता है शाह आलम सेकंड। अब देखें आपको ये नाम याद रखना है सीक्वेंस में, क्योंकि आजकल एसएससी आपसे सीक्वेंस भी जो है वो पूछ सकती है कि मुगल एम्परर्स के नाम दे देगी और उनको कह देगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो जमाइए, ठीक है, सीक्वेंस में जमाइए। तो आप सीक्वेंस में नाम ज़रूर याद रखिएगा। इन भाई साहब का टाइम पीरियड है 1759 से 1804। अब देखें इसके समय में भी कोई विशेष काम वगैरह तो हुआ नहीं, ना कोई इमारत बनी, ना कोई किताब लिखी गई, ना इनके दरबार में या जो है वो इनके कोर्ट में जो है वो कोई बहुत बड़े पोएट हुआ करते थे जिनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बने। हाँ, इनमें याद ये रखना है कि इन भाई साहब के समय में 1764 के अंदर एक बैटल लड़ी गई जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। जिसको क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध। क्या कहेंगे? बैटल ऑफ बक्सर। तो आप एक पॉइंट लिख लेना, क्या 1764 में इसके समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ड्यूरिंग हिज टाइम। अब देखें बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, इन दोनों का रिलेशन जो है वो बंगाल प्रिंसली स्टेट से, और बंगाल अभी अपने नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। और बक्सर के युद्ध में तो ये भाई साहब खुद थे, और जो भाई साहब इनकी जो है वो सुताई हुई है, ठीक है, ये बुरी तरीके से जो है वो बैटल ऑफ बक्सर में हार जाते हैं। बक्सर के लड़ाई में जो है वो एक तरफ क्लाइव की सेना थी और एक तरफ जो है वो अवध, बंगाल और दिल्ली के जो है वो ये मुगल बादशाह, इन्होंने ट्रिपल अलायंस कर रखा था। बक्सर के युद्ध को भी बंगाल के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप केवल इतना समझें कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम सेकंड। और प्लासी के युद्ध में देखें वो आलमगीर सेकंड नहीं था जो अपन हमें पढ़े थे, उसका वॉर से कोई लेना देना नहीं था। पर यहाँ पर इस युद्ध के अंदर जो है वो शाह आलम खुद हुआ करते थे, और इसमें जो है वो क्लाइव इनको बुरी तरीके से पराजित करता है। तो अगर आपसे कभी एसएससी पूछे कि प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो आप याद रखिएगा आलमगीर सेकंड जो अपन पढ़े थे, ये रहा प्लासी युद्ध में आलमगीर सेकंड।
और अगर आपसे ये पूछे कि बक्सर के युद्ध में जो है वो मुगल बादशाह कौन थे, तो आप याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय। प्लासी युद्ध में आलमगीर खुद नहीं लड़ रहा है, लेकिन इसमें ये खुद जो है वो लड़ रहे हैं और हार भी जो है वो रहे हैं। और बाकी बक्सर का युद्ध क्या है और प्लासी का युद्ध क्या है, ये अपन जो है वो बंगाल पढ़ेंगे, तो उसके में जो है वो डिटेल में डिस्कस जो है वो करेंगे। अब देखें, ये जब हार जाते हैं बक्सर का युद्ध, तो ये पूरी तरीके से 1804 इनका टाइम पीरियड है। ये पूरी तरीके से पूरी मुगल जो बादशाह थे ये सब अंग्रेज़ों के कठपुतली। आप ये समझ लें कि अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चला जाता है बक्सर के युद्ध के बाद पूरा मुगल जो है वो एम्पायर। और 1804 के अंदर अगले मुगल एम्पायर बनते हैं कौन, अकबर सेकंड। अब देखें अकबर सेकंड का जो है वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1804 से 37। अब ये जो अकबर सेकंड है, इसके बारे में आपको दो ही बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो अंग्रेज़ों की मदद से पहले बने मुगल बादशाह कौन थे, अंग्रेज़ों की मदद से बने मुगल बादशाह की मदद से बने मुगल बादशाह। तो अगर कभी आपसे ऐसे से ये पूछ ले कि हु बिकेम मुगल एम्परर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो आप याद रखिएगा अकबर सेकंड। अकबर सेकंड वो मुगल बादशाह थे जो अंग्रेज़ों की मदद से जो है वो बने थे। दूसरी बात आगे देखेंगे, अपन पढ़ेंगे इंडिया के अंदर एक सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं बंगाल के अंदर, राजा राम मोहन राय, जिनको जो है वो आधुनिक भारत का जो है वो पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मो समाज जो है वो बनाया था, जिनकी बुक्स वगैरह है। ब्रह्मो समाज कब बना, टीचिंग्स क्या थी राजा राम मोहन राय साहब की, इसके ऊपर जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो राजा राम मोहन राय के आगे जो राजा की उपाधि लगती है, ठीक है, राजा की उपाधि राम मोहन राय, तो ये जो है वो इनको उपाधि किसने दी थी, तो ये आप याद रखिएगा अकबर सेकंड के द्वारा ही जो है वो दी गई थी। तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए राम मोहन रॉय को या राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर सेकंड ने दी। हु गेव एंटाइटलमेंट राजा टू राम मोहन रॉय, तो क्या नाम याद रखना है, अकबर सेकंड। तो देखें स्टेटमेंट क्या बनेगा कि 1804 में अंग्रेज़ों की मदद से बने पहले मुगल बादशाह अकबर सेकंड थे। इन 1804 अकबर सेकंड वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु बिकेम मुगल एम्परर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे अकबर सेकंड द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। अकबर सेकंड गेव एंटाइटलमेंट, राजा गेव एंटाइटलमेंट राजा टू राम मोहन राय। और भाई ने जीवन में कुछ नहीं किया, ठीक है, आपको केवल अकबर सेकंड के बारे में ये दो फैक्ट याद रखने हैं। अब 1837 के अंदर जो है वो क्या होता है, देखें 1837 में जब इसकी डेथ होती है तो अगले मुगल एम्परर बनते हैं बहादुर शाह सेकंड, ब्रैकेट में जफर, अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे बहादुर शाह सेकंड, ब्रैकेट में देखिए जफ़र इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जफ़र नाम से पोएट्री किया करते थे, शेर व शायरी जो है वो लिखा करते थे, नज़्म गज़लें जो है वो लिखा करते थे, इसलिए इनके नाम के आगे जो है वो क्या जुड़ गया, जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में एक चीज़ तो आप ये याद रखिएगा कि जो सबसे अंतिम मुगल बादशाह हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, बहादुर शाह जफ़र। और ये एसएससी ने सवाल पूछा है, अंतिम मुगल बादशाह क्या लिखना है, लास्ट मुगल एम्परर। तो अगर कभी कोई आपसे ये पूछे कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, तो लास्ट मुगल एम्परर जो है वो कौन हो गए, बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह फर्स्ट इससे पहले हो गए थे औरंगज़ेब की डेथ के बाद में, तो ये बहादुर शाह सेकंड। और इनका टाइम पीरियड ऐसा, टाइम पीरियड लिख देता हूँ मैं, 1837 से 1862, ये इनका टाइम लाइन है। तो ये तो हो गए देखें अंतिम मुगल बादशाह। दूसरी बात जो इनके बारे में अपन को याद रखनी है, इनके द्वारा देखें 1857 जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया, नेतृत्व किया गया, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ
1857 was headed by him। तो देखें, ये भी याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति होता क्या है। देखें, जब 1857 की क्रांति होती है, आगे अपन पढ़ेंगे, 10 मई को मेरठ के अंदर जो है 34 नेटिव इन्फेंट्री बगावत कर देती है और वो सारे मेरठ से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। 11 मई को जो है वो सिपाही रवाना होते हैं, 12 मई के आसपास जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं और वो जो 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो है वो सोल्जर्स थे, उन्होंने दिल्ली के अंदर आकर के ये ऐलान कर दिया कि हमारा नेता जो है वो कौन होगा, बहादुर शाह जफ़र जो है वो होगा, जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह हुआ करते थे। तो इन्होंने जो है वो देखें 1857 की क्रांति, जिसको अपन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, भारतीय आज़ादी की जो है वो पहली लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन की नींव जो है वो इस क्रांति में लड़ी गई थी, उसका जो है वो नेतृत्व करता कौन है, बहादुर शाह जफ़र सेकेंड। तो अब दिल्ली के अंदर देखें ये सिपाहियों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि 1857 के समय में मुग़ल बादशाह कौन हुआ करते थे, तो आप बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकेंड जफ़र का नाम याद रखिएगा। अब अंग्रेज़ों ने देखें इनके ऊपर जो है वो देशद्रोह का आरोप लगाया, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ साजिश का जो है वो आरोप लगाया और सितंबर 1857 में, आप याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर देखें एक जगह पड़ती है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हुमायूं टॉम्ब। वहां से इनको किया गया गिरफ्तार। तो सितंबर 1857 में, चूंकि अब ये सारे जो थे, ये बहादुर शाह जफ़र, ये जो है वो ये जो सिपाही जो थे सारे, जो बगावत करके जो है वो आए हैं, उनका जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। और दिखती बात है ये एक तरीके से जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ जो है वो जा रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर गद्दारी का आरोप लगाया, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश का जो है वो आरोप लगाया। और सितंबर 1857 में दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है हुमायूं का मकबरा, वहाँ से जो है वो इनको क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, वहाँ से इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने वाला एक अधिकारी था जिसका नाम था WSR हडसन। क्या नाम है, जो पुलिस वाला जिसने इनको गिरफ्तार किया, नाम याद रखिएगा, WSR हडसन। आपसे SSC ये पूछ सकती है कि फ्रॉम वेयर बहादुर शाह जफ़र वॉज अरेस्टेड। तो जफ़र वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हुमायूं टॉम्ब इन सितंबर 1857 बाय WSR हडसन। अब जफ़र जो है वो देखें वैसे भी बहुत वृद्ध हो रखे थे, 80-85 साल उनकी जो है वो उम्र रही थी। और जो है वो जब इनको यहाँ से गिरफ्तार जो है वो किया गया तो बहुत वो दयनीय स्थिति में जो है वो थे। मुग़ल बादशाह, अगर आप कभी गूगल करके इनकी इमेजेस वगैरह देखेंगे कि जो जफ़र की जो है वो ज़िंदगी के जो है वो अंतिम क्षणों के, अंतिम पलों की जो है वो तस्वीरें कैसी है, तो बड़ी दयनीय आपको तस्वीरें मिलेगी कि ठीक है, एक नॉर्मल जो है वो कोई शान व शौकत वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये केवल एक चारपाई जो है वो थी, वहाँ पर जो है वो लेटे हुए हैं, बगल में जो है वो पानी का जग वगैरह जो है वो पड़ा है। इसकी एक तस्वीर आपको, ऐसी तस्वीर गूगल पे जो है वो मिलेगी। तो अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार वगैरह कर दिया। अब शुरुआत में देखें अंग्रेज़ ये था कि इनको सज़ाए मौत दी जाए, और अब चूँकि 80-85 साल के थे तो इनको सज़ाए मौत जो है वो नहीं दी जाती है, इनको काला पानी की सज़ा दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया इनको। क्या दिया गया, काला पानी की सज़ा। और ये तय हुआ कि इनको भेजा जाएगा कहाँ पर, रंगून, RANGOON। लेकिन एक रोचक किस्सा और है, जब ये तय हुआ कि जफ़र को जो है वो रंगून भेजा जाएगा, और रंगून ये आपको पता है कि बर्मा में पड़ता है, बर्मा जिसको आज अपन म्यांमार जो है वो कहते हैं, जो पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। तो वहाँ पर इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, काला पानी, उम्र कैद की जो है वो सज़ा दी जाती है यहाँ से गिरफ्तार करके। तो ऐसा कहते हैं कि जफ़र जो है वो, जब उनको ये पता चला कि उनको रंगून भेजा जा रहा है, तो जफ़र जो है वो इस खबर को लेकर के जो है वो खुश हुए थे, बिल्कुल भी जो है वो नाराज़ नहीं हुए थे। ऐसा क्यों, क्योंकि जफ़र ने अपने जीवन में कभी भी समुद्र नहीं देखा था, और उनका ये ख्वाब था कि मरने से पहले एक बार जो है वो समंदर देखें। और जब उनको रंगून ले जाया जाएगा, बर्मा जो है वो ले जाया जाएगा, तो वो नाव से जो है वो ले जाया जाएगा और रास्ते में वो समंदर देखेंगे। तो ये इनकी एक दिलो तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, जो कि जो है वो पूरी होती है। फिर रंगून जाते हैं वो, और 1862 में फाइनली रंगून में ही उनकी वहीं पर ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जफ़र के बारे में आप याद रखिएगा कि
क्योंकि देखें ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई है, जो हमारा संघर्ष है, उसका नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे हैं? जफ़र जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये व्यक्ति जो है वो सम्मानीय है। अब 1862 में देखें, इस पर भी बड़े रोचक किस्से हैं। 1862 के अंदर जब बहादुर शाह जफ़र जो कि अंतिम मुगल बादशाह, उनकी डेथ हुई बर्मा के अंदर, रंगून के अंदर, तो अंग्रेज़ों ने इनको वहीं पर ही सुपुर्द खाक कर दिया, वहीं पर ही जो है वो दफन जो है वो कर दिया। फिर उसके बाद देखें काफ़ी समय बीतता है, तो बर्मा के अंदर जो है वो जब पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, और खुदाई में जब पाइपलाइन बिछ रही थी तो अवशेष मिले, तो पता किया तो ये पता चला कि अंतिम मुगल बादशाह की जो है वो अस्थियाँ, ये बहादुर शाह जफ़र की जो है वो अस्थियाँ हैं। तो फिर वहाँ पर म्यांमार की गवर्नमेंट ने देखें एक स्मारक वगैरह जो है वो बना दिया। उसके बाद जो है वो देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चाहे मनमोहन सिंह जी हों चाहे मोदी जी हों, ठीक है, ये जब गए थे म्यांमार, तो वहाँ पर ये लगातार वो उनकी मज़ार वगैरह पे जा कर के आए थे, जहाँ पर इनको दफन वगैरह जो है वो किया था। और जब सुषमा जी विदेश मंत्री थी, सुषमा स्वराज जी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी। तो अब देखें एक्चुअल में क्या था, जफ़र की जो है वो ये दिलो तमन्ना थी, ये भी उनकी इच्छा थी कि वो जब मर जाएं तो उनको महरौली, दिल्ली के अंदर जो है वो महरौली, जो कि कुतुब मीनार के आसपास का इलाका है, वहाँ पर इनको जो है वो दफन किया जाए, सुपुर्द खाक जो है वो किया जाए। तो सुषमा स्वराज जी ने जो है वो बहुत प्रयास वगैरह भी किए कि म्यांमार से इनके अवशेष वगैरह जो है वो इंडिया लाए जाएँ, और जहाँ पर इनकी इच्छा थी वहीं पर इनको जो है वो दफन किया जाए, और वहाँ पर जो है वो एक भव्य इमारत वगैरह जो है वो बने। तो हाल फिलहाल तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, और फ्यूचर में हो जाएगा तो वो देखेंगे। तो अब सुषमा जी भी जो है वो नहीं रही, उनका भी जो है वो फिर निधन हो गया, और ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में। तो ये ऐसे करके मुग़लों का इतिहास पूरा ख़त्म हो जाता है। 1862 के अंदर अंतिम मुग़ल बादशाह को रंगून भेज दिया, रंगून में उनकी डेथ हो गई, वहीं पर उनको दफन कर दिया। उसके बाद कोई मुग़ल बादशाह नहीं हुआ, इनकी फैमिली का क्या हुआ किसी को नहीं पता, और इनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो ख़त्म। 1862 के अंदर फुल स्टॉप लग जाता है। तो आप तो जफ़र के बारे में सिर्फ याद रखिएगा, एक तो जफ़र नाम से पोएट्री लिखते थे, दूसरी बात 1857 की जो है वो क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया। फिर दिल्ली के अंदर जो है वो इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया, रंगून भेजा गया, जहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हुई। तो पॉइंट क्या बन जाएंगे? सबसे पहला पॉइंट, ही वॉज द लास्ट मुग़ल एम्परर, अंतिम मुग़ल बादशाह थे। दूसरी बात, इनके द्वारा 1857 क्रांति का नेतृत्व किया गया, ही हेडेड रिवोल्ट ऑफ 1857। तीसरी बात, ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हुमायूं टॉम्ब इन सितंबर 1857 बाय WSR हडसन। सितंबर 1857 में WSR हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। और लास्ट पॉइंट आप लिख लेना, 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हुई। इन 1862 ही डाइड इन रंगून। तो ये बातें हैं। और देखें, अगर आपको कभी समय मिले तो आपके सिलेबस में तो नहीं है, अब देखें पोएट्री वगैरह, तो ये जफ़र नाम से खूब शेर व शायरी भी जो है वो किया करते थे, कविताएं वगैरह जो है वो लिखा करते थे, ठीक है। तो कभी पढ़िएगा, आपको जीवन में समय मिले तो। जफ़र की जो है वो नज़में, गज़लें, शेर व शायरी वगैरह बड़ा उम्दा जो है वो लिखा करते थे। और मिर्ज़ा गालिब का अगर आपने कभी नाम सुना हो, तो मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के ही समकालीन थे। दिल्ली में जब मुग़ल बादशाह हुआ करते थे बहादुर शाह जफ़र, तो उस समय जो है वो मिर्ज़ा गालिब, जो दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है बल्ली मारान, पुरानी दिल्ली जिसको अपन कहते हैं, तो वहीं पर जो है वो मिर्ज़ा गालिब उसी दौर के जो है वो हैं, जो कि पोएट्री के जो है वो भीष्म पितामह कह लो आप। मिर्ज़ा गालिब जो है वो पोएट्री, उर्दू पोएट्री के जो है वो सबसे बड़े जो है वो पोएट जो है वो हुए हैं। तो ये भी कभी याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ ले कि मिर्ज़ा गालिब के समय में जो है वो, और मिर्ज़ा गालिब को तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। पूरा नाम था इनका मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां साहब, तो उर्फ मिर्ज़ा गालिब। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफ़र के समय हुए हैं मिर्ज़ा गालिब। और मिर्ज़ा गालिब को ज़रूर जो है वो पढ़िएगा जीवन में, इनकी नज़में वगैरह, इनकी शायरियाँ वगैरह आपको पता चलेगा, ठीक। देखें, ये चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, इससे जो है वो ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, आपके सोचने का, समझने का दायरा जो है वो बढ़ता है, आपके नज़रिए में जो है वो परिवर्तन आता है, आप चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से जो है वो देख पाते हो, ठीक है। तो जो अभी हमारा नज़रिया होता है वो बड़ा तंग जो है वो नज़रिया होता है, हम बहुत सीमित जो है वो दायरे से जो है वो चीज़ों को जो है वो देखते हैं। आप गालिब वगैरह को पढ़ेंगे, इनकी पोएट्री पढ़ेंगे, तो आपकी सोच का दायरा जो है वो बढ़ेगा, आपकी समझ का दायरा जो है वो बढ़ेगा।
और पढ़ना चाहिए, बाकी तो सब सही है, ठीक है। तो देखें, तो ये बस मुगलों का ये इतिहास है। इसके बाद कोई मुगल बादशाह होता नहीं है और मुगलों का इतिहास ख़त्म। तो ये है देखें पहला टॉपिक, जिसमें अपना जो है वो मुगल साम्राज्य का क्या होता है, पतन होता है। इसमें से वैसे तो देखें बहुत लिमिटेड प्रश्न बनते हैं नादिर शाह वगैरह के ऊपर, एसएससी ने इक्का दुक्का बार ये पूछे हैं सवाल, पर अपन को आप इतना पढ़ लेना, एसएससी में आपके इससे बाहर जो है वो नहीं जाएगा। तो कैसे जाजों का युद्ध होता है, बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो मुगल बादशाह बनते हैं, फिर जहांदर शाह नामक व्यक्ति मुगल बादशाह बनता है, फिर फ़रूख शेर मुगल बादशाह बनता है। फ़रूख शेर ने दिल्ली की संधि साइन की है, ज़रूर याद रखिएगा 1719 में। फिर उसके बाद जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला भाई साहब आते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ने परमानेंट जजिया टैक्स को जो है वो एबॉलिश किया, ख़त्म किया। जजिया जो कि एक पॉलिटिकल टैक्स था, उसके बारे में अपन ने डिटेल्स देखी, जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था। फिर उसके बाद 1739 में मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह जो है वो दिल्ली के ऊपर हमला करता है, और नादिर शाह अपने साथ तख्त ताऊ सिंहासन और जो है वो कोहिनूर हीरा लेकर के जो है वो गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते थे। फिर नादिर शाह के बाद फिर मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह बनता है। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने जो है वो दिल्ली के ऊपर आक्रमण किए। फिर उसके बाद आलमगीर सेकंड आता है। आलमगीर सेकंड के समय में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हुआ। फिर उसके बाद शाह आलम सेकंड हुआ। शाह आलम सेकंड के समय में बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ा गया। फिर उसके बाद जो है वो अकबर सेकंड हुआ। अकबर सेकंड तो देखें हाँ अकबर सेकंड हुआ। अकबर सेकंड को जो है वो अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी, ठीक है। और जो है वो इसने जो है वो ये ब्रिटिशर्स की सहायता से बना जो है वो पहला मुगल एम्परर हुआ करता था। और फिर अंतिम मुगल बादशाह की बातें अपन ने पढ़ ली। तो इसमें देखें याद आपको केवल क्या रखना है, अगर की पॉइंट से देखें तो देखें की पॉइंट ज़रूर अपन को याद रखना है, बाकी अपन को इधर उधर का याद नहीं रहे। एग्जाम के समय में आपको की पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेने चाहिए कि एक तो आप ये याद रख लेना कि प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन, तो वो आप याद रख लेना आलमगीर सेकंड। एक बक्सर के युद्ध के समय कौन, शाह आलम जो है वो द्वितीय। तो आलमगीर और शाह आलम, तो ये दो नाम याद रख लें। और एक ये नादिर शाह वाली बात याद रख लें कि नादिर शाह दिल्ली के ऊपर कब हमला करता है, और एक दिल्ली की संधि। ये 4-5 कीवर्ड्स है, और जफ़र को तो याद रखना ही है, ठीक है, इनको तो भूलना ही मत आप। अंतिम मुगल बादशाह है और ये बिल्कुल सम्मान्य है, क्योंकि भारत की आज़ादी की जो नींव जिसमें रखी गई है ये उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इतना हो गया। देखें इसके बाद जो है वो अपन क्या पढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक आता है। देखें मैंने आपको बताया था रियासतों का उदय, रियासतों का उदय, राइज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आप ये समझ लें कि अब ये अपना जो है वो चैप्टर नंबर 2 है, नई हेडिंग है ये, एकदम फ्रेश हेडिंग। अब देखें दिल्ली जब ख़त्म होती है या ख़त्म होने की प्रक्रिया में थी, ख़त्म होने के या कमज़ोर होने के जो है वो प्रोसेस में थी, तो देखें इंडिया की अगर अपन बात करें तो अब ये दिल्ली है। देखिए दिल्ली का उस ज़माने में जब ये अकबर वगैरह हुआ करते थे तो एक पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चलता था। दिल्ली पूरे भारत के ऊपर जो है वो क्या करते थे, नियंत्रित रखते थे, और अगल बगल की रियासतों को ना तो आपस में ये लड़ने देती थी दिल्ली, और ना राइज करने देती थी, ठीक है। दो रियासतें आपस में लड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनको कंट्रोल किया जा रहा है कहाँ से, दिल्ली। तो दिल्ली एक पावरफुल सेंटर हुआ करता था, एक शक्तिशाली केंद्र जो है वो हुआ करता था। अब ये शक्तिशाली केंद्र जो है वो ख़त्म होता है, तो दूसरा डायग्राम क्या बन जाएगा। अब जब ये शक्तिशाली केंद्र जो है वो ख़त्म होता है, तो जितनी भी रीजनल प्रिंसली स्टेट्स थी, दिखती बात है, स्वाभाविक सी बात है, वो राइज करेंगी। और दिल्ली जब ख़त्म होती है तो उसका नतीजा अपन देखते हैं कि इधर बंगाल एक शक्तिशाली रियासत बनता है, जिसको अपन पढ़ेंगे। इधर मराठे शक्तिशाली जो है वो बनते हैं, बाजीराव फर्स्ट वगैरह, पेशवा वगैरह, वो पावरफुल प्रिंसली स्टेट्स के रूप में उभर करके जो है वो आते हैं। और दक्षिण के अंदर आगे अपन पढ़ेंगे मैसूर एक शक्तिशाली रियासत जो है वो हुआ करती थी। उत्तर के अंदर इधर पंजाब जो है वो एक शक्तिशाली हुआ करता था। इधर अवध जो है वो लखनऊ वाला जो हिस्सा है, लखनऊ को पुराने ज़माने में अवध कहते थे, तो ये शक्तिशाली जो है वो उभर करके जो है वो आते हैं। तो ये राइज ऑफ प्रिंसली स्टेट हो रहा है, और इसके पैरेलल में यूरोपियंस भी आ रहे हैं। तो यूरोपियंस को अपन नेक्स्ट में जो है वो पढ़ेंगे। अपन ना जो अभी टॉपिक रहेगा वो रहेगा रियासतों का उदय, और इसमें अपन को एक एक रियासत पढ़नी है कि भाई जैसे बंगाल है तो बंगाल के अंदर क्या क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या इंसिडेंट्स वगैरह हुए।
फिर इनको जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो पराजित जो है वो कर दिया। मैसूर को कैसे मैनेज किया, मराठों को कैसे मैनेज किया, पंजाब के अंदर एकमात्र शक्तिशाली शासक हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह जी, तो इनको जो है वो ब्रिटिशर्स ने कैसे मैनेज किया। और इनको पढ़ने के बाद फिर अपन आएंगे यूरोपियंस के ऊपर कि कैसे यूरोपियंस का सीक्वेंस है इंडिया में आने का। और फिर जो है वो फाइनली एकमात्र शक्तिशाली जो यूरोपियंस थे वो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया। और फिर बाद में ब्रिटिशर्स को तो पढ़ना ही है पूरा डिटेल में। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी ये राइज ऑफ प्रिंसली स्टेट, और इसमें जो है वो अपन पढ़ेंगे किसके बारे में। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल, तो देखिए बंगाल को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास को। तो नोट ज़रूर जो है वो आप बनाते रहिएगा इनके, और पॉइंट्स में जो है वो लिखते जाइएगा। जैसे जैसे अपन जो है वो क्लास में आगे बढ़ रहे हैं एग्जैक्ट उसी तरीके से आप लिखते जाइए, याद करते जाइए। और रिवीजन, और देखें जो भी क्लास में पढ़ें डेली पढ़ें और उसको बार बार जो है वो रिवीजन करें, तभी ये चीज़ें जो है वो याद होगी। एक दो बार पढ़ने से नहीं होगी, इनको 8 10 12 बार जो है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो नोट ज़रूर बनाएं और रिवीजन ज़रूर करें, ये 2 काम जो है वो करना है। और देखिए बार बार वीडियो देखने से भी कुछ नहीं है, एक बार आपने वीडियो देखा, नोट्स वगैरह जो है वो बना लिए, अब कोशिश कर रहा हूँ नोट्स को ही जो है वो आप बार बार क्या करो, पढ़ो। तो नोट्स फॉर्मेशन और रिवीजन ये 2 सबसे बेसिक चीज़ें हैं और यही करना है आपको। तो मिलते हैं अपन तो अगली क्लास में, बंगाल जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो बने रहिए आप पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।